नमस्कार। कक्षा 9वीं वाले छात्र अपना NAS मॉक टेस्ट सेकंड पेपर देख लीजिएगा। यह हमारा बिल्कुल रियल वाला मॉक टेस्ट पेपर है और आपको इस टेस्ट पेपर का फुल सॉल्यूशन इसी वीडियो में मिलने वाला है। और ये मॉक टेस्ट आपके 4 विषयों का होने वाला है। सबसे पहले हिंदी विषय का आपका मॉक टेस्ट होने वाला है। हिंदी विषय के बाद गणित विषय का आपका मॉक टेस्ट होने वाला है। गणित विषय के बाद विज्ञान विषय का आपका मॉक टेस्ट होने वाला है। विज्ञान के बाद सामाजिक विज्ञान का आपका मॉक टेस्ट होने वाला है। तो इस प्रकार से 4 विषयों का आपका मॉक टेस्ट होने वाला है। इसके साथ ही आपको एक OMR शीट भी मिलने वाली है। तो देख लीजिएगा, इस प्रकार से आपको यहाँ पर एक OMR शीट मिलने वाली है। तो इसको आपको फिल करना होगा। तो सबसे पहले अपने विद्यालय का नाम, अपने स्कूल का नाम आपको यहाँ पर लिखना होगा और अपना नाम, विद्यार्थी का नाम आपको यहाँ पर लिखना है। ठीक है। इसको लिखने के बाद नीचे आपको यहाँ पर आना होगा। तो U स्कूल कोड आपको यहाँ पर लिखना होगा। ठीक है। और डेट ऑफ बर्थ, जन्म तारीख आपको यहाँ पर लिखना है। इसको लिखने के बाद नीचे आपको आना होगा। थोड़ा सा नीचे आने के बाद डेट, तारीख आपको यहाँ पर लिखना होगा और सिग्नेचर आपको यहाँ पर करना है। ठीक है। अपने हस्ताक्षर यहाँ पर आपको करना होगा। तो इस प्रकार से आपको सबसे पहले तो इस OMR शीट को भर लेना है। इसको भरने के बाद आपको क्वेश्चनों के आंसर भी यहीं पर लिखना है। जैसे कि यहाँ पर देख लीजिएगा, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में आपको 4 ऑप्शन दिए जाने वाले हैं। तो चारों में से जो करेक्ट आंसर है उस पर आपको क्या करना होगा, नीली की पेन से इस प्रकार से फिल करना है। इस प्रकार से आपको भर देना है। ठीक है। अब हम यहाँ पर चलते क्वेश्चनों पर। तो सबसे पहले यहाँ पर हिंदी विषय का मॉक टेस्ट देखने वाले हैं। तो ये हमारा हिंदी विषय का मॉक टेस्ट है। तो यहाँ पर देख लीजिएगा, दिए गए पोस्टर को पढ़िए और प्रश्न संख्या 1 से 5 तक के उत्तर दीजिए। सबसे पहले तो आपको क्या करना होगा, इस पोस्टर को पढ़ना है। ठीक है। सड़क सुरक्षा आपकी जिम्मेदारी, सड़क सुरक्षा जीवन रक्षा। तो आपको इस पोस्टर को पढ़ लेना है। इसको पढ़ने के बाद इसके नीचे आपको क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 5 तक के क्वेश्चन दिए जाने वाले हैं, जिनके आंसर आपको देने हैं। तो इस पोस्टर को आप पढ़ लीजिएगा। इसको पढ़ने के बाद इसके नीचे आपको यहाँ पर क्वेश्चन दिए। तो आपका पहला क्वेश्चन देख लीजिएगा। दोपहिया वाहन चालक के लिए सबसे जरूरी सड़क सुरक्षा नियम क्या है? तो नियम कौन सा है ये आपको बताना होगा। तो पहले में आपको करेक्ट आंसर लिखना होगा बी वाला, हेलमेट पहनना। ये आपको करेक्ट आंसर लगा देना है। ठीक है। अपनी रफ कॉपी में इनके आंसर लिखते जाइए। इसके साथ आपका दूसरा क्वेश्चन दिया है, गाड़ी चलाते समय सीट बेल्ट क्यों जरूरी है, इसके बारे में आपको बताना होगा। तो दूसरे में आपको करेक्ट आंसर लिखना होगा ए वाला, यह दुर्घटना के समय चोटों से बचाने में मदद करता है। यह आपको दूसरे का करेक्ट आंसर लगाना है। तीसरा देख लीजिएगा, यदि आप ट्रैफिक लाइट पर पीली बत्ती देखते हैं तो आपको क्या करना चाहिए? तो तीसरे में आपको लिखना होगा डी वाला इज करेक्ट आंसर, सावधानी से आगे बढ़ने की तैयारी करनी चाहिए। यह आपको तीसरे का करेक्ट आंसर लगाना है। और चौथा देख लीजिएगा, वाहन चलाते समय मोबाइल फोन का इस्तेमाल करने से कौन सा खतरा होता है? तो चौथे में आपको करेक्ट आंसर लिखना होगा बी वाला, ध्यान भटकता है और दुर्घटना की संभावना बढ़ जाती है।
ये आपको चौथे का करेक्ट आंसर लगाना है, बी वाला। पांचवा देख लीजिएगा, स्कूल और अस्पताल के पास गाड़ी चलाते समय कौन सा उपाय सबसे ज्यादा उचित है? तो पांचवी में आप सभी को करेक्ट आंसर लगाना होगा डी वाला, गाड़ी की गति धीमी रखे और सावधानी से चलना है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 5 तक के आपके क्वेश्चन हो जाएंगे और आंसर भी हमने आपको बता दिए हैं। अब आप सभी देख लीजिएगा, दिए गए गद्यांश को पढ़िए और प्रश्न संख्या 6 से 10 तक के उत्तर दीजिए। तो यहां पर देख लीजिएगा, सबसे पहले आपको क्या करना होगा, इस गद्यांश को आपको पढ़ लेना है। ठीक है, इस गद्यांश को आप सभी पढ़ लीजिएगा। इस गद्यांश को पढ़ने के बाद आपको 6 से लेकर 10 तक के प्रश्नों के उत्तर इस गद्यांश में से छांट कर लिखना है। तो आपका छठा क्वेश्चन देख लीजिएगा, गद्यांश के अनुसार तनाव प्रबंधन के लिए कौन सी गतिविधि महत्वपूर्ण नहीं मानी गई है? तो छठे में आपको लिखना होगा सी वाला, अधिक काम करना। यह आपको करेक्ट आंसर लगा देना है छठे का। सातवां देख लीजिएगा, गद्यांश में तनाव प्रबंधन का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो सातवें में आपको करेक्ट आंसर लिखना होगा ए वाला, मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य को संतुलित रखना। यह आपको लिखना होगा सातवें का करेक्ट आंसर। आठवां देख लीजिएगा, यदि कोई व्यक्ति बहुत अधिक तनाव में है तो उसे क्या करना चाहिए? तो आठवीं में आपको लिखना होगा बी वाला इज करेक्ट आंसर, अपनी प्राथमिकताओं को समझना चाहिए। यह आपको आठवें का करेक्ट आंसर लगाना है। इसके साथ ही यहां पर 9वां प्रश्न देख लीजिएगा, गद्यांश के अनुसार तनाव प्रबंधन का एक अप्रत्यक्ष लाभ क्या हो सकता है? तो 9वें में आपको करेक्ट आंसर लगाना होगा, व्यक्ति अपनी जीवन की गुणवत्ता सुधार सकेगा। यह आपको 9वें का करेक्ट आंसर लगाना है। 10वां देख लीजिएगा, गद्यांश का मुख्य संदेश क्या है? तो गद्यांश का आपको मुख्य संदेश बताना होगा। तो इसको थोड़ा पढ़ लेते हैं। पहला ऑप्शन आपका दिया है तनाव को नजरअंदाज करना, तो ये भी हमारा गलत हो जाएगा। बी वाला आपका दिया है काम को प्राथमिकता देना, तो ये भी हमारा गलत हो जाएगा। और सी वाला आपका दिया है सिर्फ शारीरिक स्वास्थ्य पर ध्यान देना, तो ये भी हमारा बिल्कुल गलत हो जाएगा। मतलब 10वें में आपको करेक्ट आंसर लिखना होगा डी वाला, तनाव प्रबंधन से जीवन की गुणवत्ता को बढ़ाना। ये आपको लिखना होगा यहाँ पर 10वें का करेक्ट आंसर। ओके, इसके साथ ही यहाँ पर देख लीजिएगा, दिए गए गद्यांश को पढ़िए और प्रश्न संख्या 11 से 15 तक के उत्तर दीजिए। तो भाई साहब, सबसे पहले आप सभी को क्या करना है, इस गद्यांश को पढ़ लेना है। ठीक है, तो आप सभी प्रिय छात्र इस गद्यांश को पढ़ लीजिएगा। इसको पढ़ने के बाद इसके नीचे आपको क्वेश्चन नंबर 11 से लेकर 15 तक के प्रश्न दिए, जिनके उत्तर आपको इस गद्यांश में से बताना है। तो यहाँ पर हमारा 11वां प्रश्न देख लीजिएगा, नीरज को खेत में काम करना किसने सिखाया था? तो इसमें आपको लिखना होगा सी वाला इज करेक्ट आंसर, उसके दादा जी ने। ठीक है, ये आपको उत्तर कहां से लिखना है, गद्यांश में से लिखना है। ठीक है, उसके बाद आपका 12वां दिया है, सिया ने अपने बगीचे के पौधे कैसे खरीदे थे? तो किस प्रकार से खरीदे थे, इसमें आपको लिखना होगा। देख लीजिएगा, यहाँ पर आपको इस गद्यांश में इसका उत्तर मिल जाएगा। यहाँ पर मिलेगा, मैं बता देता हूँ कहाँ पर मिलने वाला है। ऑनलाइन यहाँ पर मिल जाएगा। 1 सेकंड, ये ठीक है। तो यहाँ पर 12वीं में आपको करेक्ट आंसर लिखना होगा बी वाला, ऑनलाइन। इसके साथ आपका 13वां दिया है, गद्यांश के अनुसार नीरज और सिया के अनुभवों में मुख्य अंतर क्या था? तो इसमें आपको लिखना होगा बी वाला इज करेक्ट आंसर, नीरज खेत में काम करता था जबकि सिया अपने बगीचे में। ये आपको यहाँ पर लिखना होगा 13वें का करेक्ट आंसर। ओके, इसके साथ ही आपका
14वां क्वेश्चन देख लीजिएगा। यदि सिया को अपने पौधों के लिए अधिक जगह चाहिए तो वह क्या कर सकती है? तो 14वें में आपको करेक्ट आंसर लिखना होगा डी वाला, अपने घर के आंगन में बगीचा बना सकती है। ठीक है, ये आपको 14वें का करेक्ट आंसर लगा देना है। 15वां देख लीजिएगा, गद्यांश का मुख्य उद्देश्य क्या है? जो ऊपर आपको गद्यांश दिया है उसका आपको मुख्य उद्देश्य बताना होगा। तो 15वें में आपको करेक्ट आंसर लिखना होगा सी वाला, यह दिखाना कि भले ही स्थान अलग हो, प्रकृति से जुड़ाव का आनंद सभी ले सकते हैं। ये आपको करेक्ट आंसर लगाना होगा। अब यहां पर देख लीजिएगा, दिए गए गद्यांश को पढ़िए और प्रश्न संख्या 16 से 20 तक के उत्तर आपको देना है। तो भाई साहब आप सभी इस गद्यांश को ऊपर से लेकर नीचे तक पढ़ लीजिएगा, क्योंकि हमने आपको मतलब ये गद्यांश को पहले पढ़ लिया है, बट आप सभी इस गद्यांश को पूरा ऊपर से लेकर नीचे तक पढ़ लीजिएगा। ठीक है, इसको पढ़ने के बाद आपको 16 से लेकर 20 तक के प्रश्नों के उत्तर इस गद्यांश में से छांट कर लिखना है। तो 16वां प्रश्न देख लीजिएगा, गद्यांश के अनुसार एशियाई हाथी किस विशेषता के लिए प्रसिद्ध है? तो 16वें में आपको करेक्ट आंसर लिखना होगा बी वाला, उनकी बुद्धिमत्ता और सामाजिक व्यवहार के कारण। ये आपको लिख देना है। और 17वां देख लीजिएगा, गद्यांश के अनुसार हाथियों की संख्या घटने का प्रमुख कारण क्या है? तो 17वें में आपको करेक्ट आंसर लिखना होगा बी वाला, अवैध शिकार और आवास की हानि। ये आपको करेक्ट आंसर लगा देना है। अब यहाँ पर 18वां देख लीजिएगा, हाथियों के संरक्षण के लिए भारत सरकार और वन्य जीव संगठनों द्वारा कौन से कदम उठाए गए हैं? तो 18वें में आप सभी को करेक्ट आंसर लिखना होगा सी वाला, संरक्षित क्षेत्रों और गश्त की स्थापना। ये आपको करेक्ट आंसर लगा देना है। 19वां देख लीजिएगा, गद्यांश मुख्यतः किस बारे में जानकारी देता है? जो ऊपर आपको गद्यांश दिया है ये आपको किस प्रकार की जानकारी देता है इसके बारे में आपको बताना है। तो 19वें में आपको करेक्ट आंसर लिखना होगा ए वाला, हाथियों के संकट और संरक्षण के प्रयासों के बारे में। ये आपको करेक्ट आंसर लगा देना है। अब यहाँ पर 20वां प्रश्न देख लीजिएगा, गद्यांश के अनुसार हाथियों के भविष्य के प्रति आशावान होने का मुख्य कारण क्या है? तो 20वें में आपको करेक्ट आंसर लिखना होगा डी वाला, सरकार और संगठनों द्वारा किए गए संरक्षण प्रयास। ये आपको यहाँ पर 20वें का करेक्ट आंसर लगा देना है। तो इस प्रकार से हिंदी विषय का तो मॉक टेस्ट हो जाएगा कंप्लीट। हिंदी विषय में सिर्फ 20 क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं, जो हमने आपको 20 क्वेश्चन बता दिए और 20 के आंसर आपको बता दिए हैं। अब यहाँ पर चलेंगे गणित विषय पर। तो गणित विषय का भी आप सभी मॉक टेस्ट देख लीजिएगा। आपका 21वां दिया है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? तो 21वें में आपको करेक्ट आंसर लिखना होगा बी वाला, सभी पूर्ण संख्याएं पूर्णांक होते हैं। ये आपको 21वें का करेक्ट आंसर लगा देना है। अब यहां पर हमारा 22वां क्वेश्चन दिया, जिसमें पूछा है व्यंजक। मतलब आप सभी जब इस व्यंजक को हल करेंगे, सोल्व करेंगे, तो इसका मान किसके बराबर आएगा ये आपको बताना है। तो 22वें में आपको करेक्ट आंसर लिखना होगा ए वाला, 0 के बराबर आएगा। 23वां प्रश्न देख लीजिएगा, यदि a माइनस 1/a बराबर 0 तो a प्लस 1/a का मान कितना होगा? तो a प्लस 1/a का मान आपको बताना होगा। तो 23वें में आपको करेक्ट आंसर लिखना होगा ए वाला, 0 होगा। ठीक है, इसके साथ ही यहां पर 24वां प्रश्न देख लीजिएगा, एक आयताकार हॉल के फर्श का क्षेत्रफल XY वर्ग मीटर है, जिसमें Z/2 वर्ग मीटर क्षेत्रफल के टाइल्स लगाए जाने हैं। इन टाइल्स की संख्या कितनी होगी ये आपको बताना है। तो 24वें में आपको करेक्ट आंसर लिखना होगा ए वाला,
2xy/z। ये आपको करेक्ट आंसर लगा देना है। अब आप सभी 25वां क्वेश्चन देख लीजिएगा। समलंब चतुर्भुज इसकी समांतर भुजाएं 12 सेंटीमीटर और 16 सेंटीमीटर है की ऊंचाई 8 सेंटीमीटर है। समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल कितना होगा? तो 25वें में आपको करेक्ट आंसर लिखना होगा ए वाला 112 सेंटीमीटर वर्ग। ये आपको करेक्ट आंसर लगा देना है 25वें का। 26वां प्रश्न देख लीजिएगा। यदि 15 श्रमिक किसी दीवार को 48 घंटे में निर्मित कर सकते हैं तो इसी कार्य को 30 घंटे में पूरा करने के लिए कितने श्रमिकों की आवश्यकता होगी? तो 26वें में आपको करेक्ट आंसर लिखना होगा डी वाला 24। 24 आपको करेक्ट आंसर लगा देना है। 27वां प्रश्न देख लीजिएगा। तो इसमें क्या करना है, इस व्यंजक को सरल करके आपको लिखना होगा। तो 27वें में आपको करेक्ट आंसर लिखना होगा ए वाला 5x + 7। ये आपको करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब आप सभी 28वां प्रश्न देख लीजिएगा। आकृति में त्रिभुजों AOC और BOD के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही कथन है? तो 28वें में आपको करेक्ट आंसर लिखना होगा सी वाला। सी वाला आपको करेक्ट आंसर लगा देना है। अब यहां पर 29वां प्रश्न देख लीजिएगा। निम्नलिखित व्यंजकों में से कौन सा व्यंजक नीचे दी गई स्थिति को व्यक्त करता है? संख्याओं m और n के गुणनफल के 3 गुने में y के 7वें भाग को जोड़ा जाता है। तो 29वें में आपको करेक्ट आंसर लिखना होगा ए वाला। ठीक है, ए वाला आपको करेक्ट आंसर लगा देना है। 30वां प्रश्न देख लीजिएगा। तो 30वें प्रश्न में आपको रस्सी का प्रति मीटर मूल्य ज्ञात करके लिखना है। तो 30वें में आपको करेक्ट आंसर लिखना होगा ए वाला 2 सही 1/4। ये आपको करेक्ट आंसर लगा देना है। अब यहाँ पर 31वां यहाँ पर प्रश्न देख लीजिएगा। एक दुकान में 240 मीटर कपड़ा है। यदि 15% कपड़ा बेच दिया जाता है तो दुकान में शेष बचा कपड़ा कितना है? तो 31वें में आपको करेक्ट आंसर लिखना होगा बी वाला 36 मीटर। ठीक है, और 32 वाला आपका क्वेश्चन दिया। तो इसमें आपको करेक्ट आंसर लिखना होगा डी वाला। डी वाला आपको करेक्ट आंसर लगा देना है। 33 वाला क्वेश्चन देख लीजिएगा। एक समूह चतुर्भुज का क्षेत्रफल 240 सेंटीमीटर वर्ग है और विकर्णों में से एक की लंबाई 16 सेंटीमीटर है। दूसरा विकर्ण की लंबाई कितनी होगी? ये आपको ज्ञात करना होगा। तो 33वें में आपको करेक्ट आंसर लिखना होगा बी वाला 30 सेंटीमीटर होगी। इसके साथ आपका 34वां क्वेश्चन देख लीजिएगा। किसी बहुपलक के शीर्षों की संख्या v, पलकों की संख्या f तथा किनारों की संख्या e से संबंधित आयलर सूत्र कौन सा है? तो 34वें में आपको करेक्ट आंसर लिखना होगा सी वाला f + v - e = 2। ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पर 35 वाला क्वेश्चन देख लीजिएगा, जिसमें मासिक बचत कितनी है ये आपको ज्ञात करके लिखना होगा। तो इसका आंसर आप सभी देख लीजिएगा। ठीक है, इसका आंसर आपको नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। ओके, इसके साथ ही आपका 36 वाला क्वेश्चन देख लीजिएगा। रोशन ने 2 किस्मों के सेब, लाल सेब और हरे सेब के कुल 48 सेब खरीदे। यदि उसने हरे सेब की तुलना में 2 गुने लाल सेब खरीदे तो उसने कितने लाल सेब खरीदे? तो 36वें में आपको करेक्ट आंसर लिखना होगा बी वाला 48 है। और 37 वाला क्वेश्चन देख लीजिएगा। नीचे दी गई सूचियों में किसमें संख्याओं को सबसे बड़े से सबसे छोटे की ओर क्रमबद्ध किया गया है? तो 37 वाले क्वेश्चन में आपको करेक्ट आंसर लिखना होगा ए वाला। ओके, इसके साथ ही आपका 38 वाला क्वेश्चन दिया है। एक कपड़े का थोक व्यापारी
रुपये 1425 प्रति शर्ट की दर से खरीदता है तो उसे 1575 रुपये प्रति शर्ट की दर से बेच देता है, तो उसे कितने रुपए का लाभ प्राप्त हुआ, ये आपको ज्ञात करके लिखना होगा। तो 38 वाले क्वेश्चन में आपको करेक्ट आंसर लिखना होगा बी वाला 12,600 रुपए। 39वां क्वेश्चन देख लीजिएगा, तो इसमें आपको करेक्ट आंसर लिखना होगा बी वाला, ठीक है। इसके साथ आपका 40 वाला क्वेश्चन दिया है, संख्याओं 20 और 25 के मध्य स्थित है परिमेय संख्याओं की संख्या कितनी होगी, तो 40 वाले क्वेश्चन में आपको लिखना होगा डी वाला अनंत होगी, अनंत आपको लिखना है। तो इस प्रकार से गणित विषय का भी हमारा मॉक टेस्ट पेपर कंप्लीट हो जाएगा। गणित विषय में भी 20 क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं, जिनके आंसर हमने आपको बता दिए हैं। अब यहाँ पर विज्ञान विषय का मॉक टेस्ट पेपर देख लीजिएगा। 41वां आपको क्वेश्चन दिया है, अम्ल की सांद्रता अवस्था को बढ़ा देने पर पीएच पैमाने पर उसके मान पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो 41 वाले क्वेश्चन में आपको करेक्ट आंसर लिखना होगा बी वाला, इसका मान पीएच पैमाने पर घट जाएगा, ये आपको करेक्ट आंसर लगा देना है। अब यहाँ पर आपका 42 वाला क्वेश्चन देख लीजिएगा, पेशी कोशिकाएं, तंत्रिका कोशिकाएं और शुक्राणु और अंडाणु मानव शरीर में पाए जाने वाली कुछ कोशिकाएं हैं। इन कोशिकाओं को अलग अलग समूह में वर्गीकृत करने के लिए माधव ने कुछ मापदंडों की सूची बनाई है, तो जिनके आंसर आपको देना होगा। तो 42 वाले क्वेश्चन में आपको करेक्ट आंसर लिखना होगा यहाँ पर सी वाला, ठीक है। और इसका आंसर आप थोड़ा और मिला लीजिएगा, ठीक है। थोड़े यहाँ पर गलती भी हो सकती है इस क्वेश्चन में, इसके आंसर में, तो इसको थोड़ा आप मिला लीजिएगा। और इसके साथ ही आपका 43 वाला क्वेश्चन दिया है, कोई प्रकाश की किरण समतल दर्पण से 60 कोण पर टकराती है, परावर्तन का कोण क्या होगा, तो 43 वाले क्वेश्चन में आपको लिखना होगा ए वाला 60 डिग्री होगा। 44 वाला क्वेश्चन देख लीजिएगा, नीचे दी गई तालिका में कुछ पदार्थों के ऑक्साइड समूह फर्स्ट और समूह 2 में लिखे गए हैं, जिनके आंसर आपको देना होगा। तो 44 वाले क्वेश्चन में आपको लिखना होगा बी वाला इज करेक्ट आंसर, ओके। इसके साथ ही आपका 45 वाला क्वेश्चन देख लीजिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ हथौड़े से पीटने पर चपटा हो जाएगा, तो इसमें आपको लिखना होगा डी वाला इज करेक्ट आंसर, लोहे की किल। और 46 वाला क्वेश्चन देख लीजिएगा, सुधा और जैन ने एक खेल खेला जिसमें जानवरों के नाम चुनना होता है, जैसा कि नीचे तालिका में दिखाया गया है। खेल में 1 से 4 बारी में जैन जीत जाता है, तो भाई साहब इसका आंसर आपको अपने टीचर से पूछ लेना है, ठीक है। इसके साथ आपका 47 वाला क्वेश्चन दिया है, हंसा ने एक बैटरी और 2 तारों की मदद से एक विद्युत बल्ब दीप्त करने का प्रयास किया, मतलब जलाने का प्रयास किया, जैसा कि नीचे दिखाया है, पर बल्ब दीप्त नहीं हुआ, मतलब जो बल्ब है वो जला नहीं, किस कारण से नहीं जला ये आपको बताना होगा। तो 47 वाले क्वेश्चन में आपको करेक्ट आंसर लिखना होगा बी वाला, एक तार टूटा हुआ हो सकता है, ये आपको करेक्ट आंसर लगा देना है। 48 वाला क्वेश्चन देख लीजिएगा, डॉक्टर ने मरीज को अत्यधिक चटपटा एवं मसालेदार आहार से बचने और अपने आहार में वसा की मात्रा कम करने की सलाह दी। मरीज में सांस फूलने के लक्षण, सबसे अधिक संभावित बीमारी क्या है, तो इसमें आपको लिखना होगा ए वाला उच्च रक्तचाप, ये आपको करेक्ट आंसर लगा देना है। 49 वाला क्वेश्चन देख लीजिएगा, जिसमें आपको करेक्ट आंसर लिखना होगा बी वाला उत्तर दक्षिण। और 50 वाले क्वेश्चन में आपको करेक्ट आंसर लिखना होगा बी वाला पात्र क्यों। और इसके साथ ही यहाँ पर 51 वाला क्वेश्चन देख लीजिएगा, जिसमें क्या करना होगा, प्रत्येक स्टेशन के बीच की दूरी आपको
यहाँ पर तालिका में दी गई है, जिसमें स्टेशन ए से लेकर डी तक की यहाँ पर औसत गति आपको ज्ञात करना होगा। तो 51 वाले क्वेश्चन में आपको करेक्ट आंसर लिखना होगा 216 किलोमीटर प्रति घंटा। 52 वाला क्वेश्चन देख लीजिएगा। वे जीव जो प्राकृतिक रूप से उपलब्ध सरल कच्चे माल का उपयोग करके अपने लिए भोजन तैयार करते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है? तो 52 वाले क्वेश्चन में आपको करेक्ट आंसर लिखना होगा बी वाला, स्वपोषी कहते हैं। और 53 वाले क्वेश्चन में आपको करेक्ट आंसर लिखना होगा ए वाला, कार्बनिक पदार्थ। 53 के बाद आपका 54 वाला क्वेश्चन दिया, जिसमें करेक्ट आंसर आपको लिखना होगा बी वाला, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, क्योंकि यह आसानी से संघनित हो जाते हैं। इसके साथ ही यहाँ पर देख लीजिएगा 55 वाला क्वेश्चन। तो इसमें करेक्ट आंसर आपको लिखना होगा ए वाला, आलू में मंद स्टार्च होता है। ये आपको करेक्ट आंसर लगा देना है। 56 वाला क्वेश्चन देख लीजिएगा। आहार नाल के किस भाग में भोजन का संपूर्ण पाचन होता है? तो इसमें करेक्ट आंसर आपको लिखना होगा डी वाला, छोटी आंत। इसके साथ ही यहाँ पर देख लीजिएगा 57 वाला क्वेश्चन। तो इसमें करेक्ट आंसर आपको लिखना होगा ए वाला, जड़त्व। और 58 वाले क्वेश्चन में आपको करेक्ट आंसर लिखना होगा बी वाला, उंगली की अपेक्षा सुई के द्वारा अधिक बल लगाया जा सकता है। और 59 वाला क्वेश्चन देख लीजिएगा। ध्वनि की प्रबलता निर्भर करती है। तो इसमें करेक्ट आंसर आपको लिखना होगा ए वाला, इसके आयाम पर। और 60 वाला क्वेश्चन आपका दिया है, चित्र में एक लड़के को किसी संदूक को दाएं से बाएं और धकेलते हुए दिखाया गया है। संदूक पर घर्षण बल कार्य करेगा। तो इसमें आपको लिखना होगा बी वाला, बाएं से दाएं की ओर। ठीक है, आपको करेक्ट आंसर लगा देना है। तो इस प्रकार से यहाँ पर विज्ञान विषय का भी मुख्य टेस्ट पेपर हो जाएगा कंप्लीट। इसमें भी 20 क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं। तो विषयों के आंसर हमने आपको बता दिए हैं। अब आप सभी यहाँ पर सोशल साइंस, सामाजिक विज्ञान का मुख्य टेस्ट पेपर देख लीजिएगा। तो आपका 61 वाला क्वेश्चन दिया है, निम्नलिखित में से भारत के उत्तरी मैदानी क्षेत्रों की जलोढ़ मिट्टी में कौन सी फसल का उत्पादन अधिक होता है? तो 61 वाले क्वेश्चन में आपको लिखना होगा डी वाला, चावल। 62 वाला क्वेश्चन दिया है, यदि आप लोहा इस्पात उद्योग जैसे भारी उद्योग स्थापित करने के लिए स्थान का चयन करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कारक को ध्यान में रखेंगे? तो 62 वाले क्वेश्चन में आपको करेक्ट आंसर लिखना होगा डी वाला। ओके, इसके साथ आपका 63 वाला क्वेश्चन देख लीजिएगा। यदि हिमालय पर्वत नहीं होता तो भारत की जलवायु किस प्रकार से प्रभावित होती? तो इसमें आपको लिखना होगा सी वाला, भारत में मानसून की तीव्रता बढ़ जाती। 64 वाला क्वेश्चन देख लीजिएगा। तो इसमें करेक्ट आंसर आपको लगा देना है सी वाला। ओके, इसके साथ आपका 65 वाला क्वेश्चन दिया है, नदियों के व्यापक जाल और उपजाऊ मिट्टी के कारण किस भारतीय क्षेत्र में कृषि गतिविधियां अधिक विकसित हुई है? तो इसमें करेक्ट आंसर आपको लिखना होगा सी वाला, गंगा ब्रह्मपुत्र नदी। इसके साथ आपका 66 वाला क्वेश्चन दिया है, महात्मा गांधी ने जब साबरमती आश्रम की स्थापना की तो यह जगह स्वतंत्रता संग्राम के लिए एक महत्वपूर्ण केंद्र बन गई। इसका महत्व स्वतंत्रता संग्राम से संघर्ष से क्यों था, इसके बारे में आपको बताना होगा। तो इसमें करेक्ट आंसर आपको लिखना होगा सी वाला। ठीक है, ग्राम सुधार। और 67 वाला क्वेश्चन देख लीजिएगा। इसमें करेक्ट आंसर आपको लिखना होगा बी वाला, प्लास्टिक का पुनर्चक्रण और पुनः उपयोग। इसके साथ आपका 68 वाला क्वेश्चन देख लीजिएगा। किस भारतीय सम्राट ने सर्वप्रथम शांति और कोमलता का मार्ग अपनाया और अपने साम्राज्य में बौद्ध धर्म का प्रचार किया? तो 68 वाला क्वेश्चन में आपको लिखना होगा बी वाला, सम्राट अशोक।
इसके साथ ही आपका 69 वाला क्वेश्चन देख लीजिएगा, जिसमें करेक्ट आंसर आपको लिखना होगा ए वाला, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश। और 70 वाला क्वेश्चन देख लीजिएगा, यदि आप एक वैज्ञानिक है और पौधों द्वारा चट्टानों से मिट्टी बनाने की प्रक्रिया का अध्ययन कर रहे हैं, तो आप पौधों के किस हिस्से को मिट्टी निर्माण में सबसे महत्वपूर्ण मानेंगे? तो बी में आपको लिखना होगा जड़ें। ओके, इसके साथ ही आपका अगला दिया है 71 वाला, निम्नलिखित में से भौतिक पूंजी की विशेषता क्या होती है? तो भाई साहब यहाँ पर भौतिक पूंजी की विशेषता आपको बताना होगा। तो 71 वाले क्वेश्चन में आपको लिखना होगा बी वाला इज करेक्ट आंसर, या दीर्घकालिक है और उत्पादन में योगदान करती है। 72 वाला क्वेश्चन देख लीजिएगा, किस संवैधानिक संशोधन ने भारत में पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा प्रदान दान किया? तो इसमें आपको लिखना होगा बी वाला इज करेक्ट आंसर, 73वां संशोधन अधिनियम 1992। 73 वाला क्वेश्चन देख लीजिएगा, जिसमें करेक्ट आंसर आपको लिखना होगा बी वाला, ठीक है। और 74 वाला आपको क्वेश्चन दिया है, दिए गए रेखा चित्र का अवलोकन कर आप पाएंगे कि 1981 के बाद जनसंख्या वृद्धि दर में गिरावट हुई। तो नीचे दिए गए विकल्पों में आपको कारण बताना है। तो भाई साहब इसमें करेक्ट आंसर आपको लिखना होगा सी वाला 1 2 3। 75 वाला क्वेश्चन देख लीजिएगा, जिसमें करेक्ट आंसर आपको लिखना होगा सी वाला। ओके, इसके साथ आपका 76 वाला क्वेश्चन देख लीजिएगा, 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 ने किस संवैधानिक संस्था को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया? तो इसमें आपको करेक्ट आंसर लिखना होगा बी वाला। 77 वाला क्वेश्चन देख लीजिएगा, जिसमें करेक्ट आंसर आपको लिखना होगा बी वाला, प्रदूषण में कमी और स्वस्थ मिट्टी मिट्टी मिट्टी। इसके साथ आपका यहाँ पर 78 वाला क्वेश्चन दिया, जिसमें करेक्ट आंसर आपको लिखना होगा सी वाला। और 79 वाले क्वेश्चन में आपको करेक्ट आंसर लिखना होगा डी वाला। ओके, और इसके साथ आपका यहाँ पर लास्ट वाला 80 वाला क्वेश्चन आपका दिया है, वातावरण में ग्रीन हाउस गैसों की क्या भूमिका थी? तो इसमें आपको लिखना होगा बी वाला इज करेक्ट आंसर, ये ऊष्मा को अवशोषित करे और रोक कर पृथ्वी को गर्म रखती है। ये आपको करेक्ट आंसर लगा देना है। तो इस प्रकार से हमने आपको यहाँ पर हिंदी विषय, गणित विषय, विज्ञान विषय और सामाजिक विज्ञान विषय, तो इनका मॉक टेस्ट बता दिया है, पढ़ लीजिएगा। और ये हमारा बिल्कुल रियल वाला मॉक टेस्ट पेपर है। ओके, तो मिलते अगले वीडियो में।